के उनकी फैसिलिटी को टारगेट, उनको पता है कि कल को अगर इनके पास जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मिलिट्री एक्शन के लिए ईरान के पास हो जाती है, तो उसका पूरा जो है इस्तेमाल इसराइल के ऊपर सबसे पहले किया जाएगा और फिर अमेरिका के ऊपर किया जाएगा। तो इस वजह से इसराइल ने बहुत सोच समझ के जो है ये टारगेट किया है और उन्होंने डिस्ट्रक्शन के लिए किया है। उन्होंने इसके ऊपर जो है सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि तो फिर हम ये आपके न्यूक्लियर यहाँ जो लीक है जैसी सिचुएशन स्ट्राइक नहीं कर आ जाएगी सकते सर, हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान वाला वो जब था, फिर खबर आई थी कि किराना हिल्स से न्यूक्लियर लीक हो रहा है, तो वो वाली सिचुएशन नहीं आ जाएगी इसराइल में या इस बात ईरान में, या फिर इस बात की इसराइल को कोई फिक्र नहीं है, ठीक है होता है तो हो, हमको मारना है, हम उसको बनाने नहीं देंगे न्यूक्लियर? देखिए, ईरान जो है उन्होंने एक तरह से ये प्ले मुझे लगता है कि ब्रिगेडियर खन्ना का थोड़ा सा कनेक्शन इशू है, हम चलेंगे ब्रिगेडियर खन्ना के पास, लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि ईरान ने भी अब जवाबी कार्रवाई की है और इस जवाबी कार्रवाई में ईरान की तरफ से अभी तक 100 ड्रोन दागे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जगह से ईरान ने अलग अलग शहरों पर इजराइल के ये ड्रोन अटैक किया था, लेकिन आईडीएफ का ये दावा है, इजराइल का दावा है कि हमने सारे ड्रोन अटैक्स को नेस्तनाबूद कर दिया है, नाकाम कर दिया है। वापस ब्रिगेडियर खन्ना इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। सर, आपका कनेक्शन चला गया था, प्लीज जो आप कह रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था कि ईरान ने जो है संकल्प लिया हुआ है कि वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से जो है हटा देगा। तो इस वजह से ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं ईरान के ऊपर, वो अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया गया है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ही किया गया है। पर अब ये डिपेंड करता है कि ईरान ने जो है अपनी न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है उसको कितना जो है सक्षम बनाया हुआ है कि किस तरह की स्ट्राइक्स के अगेंस्ट जो है वो सेफ गार्ड कर सके। तो अब ये आगे आने वाले समय में जो एग्जैक्टली हमें पता चलेगा। दूसरा जो है आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी ईरान ने कुछ दिन पहले ये बोला था कि उनके पास जो है पूरी डिटेल्स आ गई हैं कि कहाँ कहाँ इजराइल के न्यूक्लियर आर्सेनल पड़े हुए हैं और ये सीक्रेट जो है हम पूरे विश्व को जो है उनके सामने लाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ जो है ईरान के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से, अगर ऐसा होता तो वो भी अब जो टारगेट हो रहा है तो वो उन फैसिलिटीज के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा इजराइल के ऊपर। हालांकि सर, मैं अगर दोनों देशों की मिलिट्री पावर को अगर मैं कंपेयर करूं, जैसा कि अभी डिटेल मेरे पास है, तो आर्मी को अगर मैं कंसिडर करूं, थल सेना, तो वो ईरान काफी आगे है, ऑलमोस्ट डबल है ईरान के पास। लेकिन ये आर्मी वॉरफेयर नहीं होने वाला है, ये जिसका वायुसेना जिसकी ज्यादा मजबूत होगी वो इसमें एज ले जाएगा, और इसमें इजराइल आगे दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये है कि इजराइल जो है लगातार इस टाइप की अपने आप को बिल्कुल ही फिट करके रखा हुआ है उसने अपनी सेनाओं को, चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो। बिल्कुल उन्होंने सक्षम करके रखा हुआ है और इस वजह से जो है वो आगे ही रहेगा। और ये लड़ाई जो है ये एयरफोर्स, जैसे आपने सही कहा कि एयरफोर्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा, और दूसरा है ये जितना मिसाइल सिस्टम्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे इस लड़ाई में ज्यादातर। ठीक है ब्रिगेडियर खन्ना, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये चीजें अगर एस्केलेट होती हैं और ज्यादा अगर बढ़ती हैं, जैसा कि अभी तक लग रहा है कि चीजें बढ़ रही हैं, और अब ईरान ने अटैक किया, तो जाहिर सी बात है इजराइल तो जो बैठेगा नहीं वो फिर से मारेगा, क्योंकि ये नेचर है इजराइल का। क्या कुछ और देश जुड़ सकते हैं दोनों तरफ से साथ में? देखिए, जो डेवलपिंग सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, उसके हिसाब से जितने देश हैं वो कोशिश यही करेंगे कि ये ज्यादा और ज्यादा बढ़े नहीं, और इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए वो अमेरिका को गुहार लगाएंगे कि भाई आप इंटरवीन करें और आप इस चीज को जो है किसी तरह कंट्रोल करें, क्योंकि अगर ये कंट्रोल से बाहर चला गया तो तबाही तबाही है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में
के साथ हैं, कुछ नहीं है, तो वहां पे जो है अलग अलग खेमे बन जाएंगे और ये लड़ाई जो है और बड़ी हो जाएगी। हम्म। बिल्कुल, क्योंकि अभी देखिए जिस तरह की तैयारियां इजराइल में हो रही हैं, जैसा कि जानकारी अभी मिल रही है कि इजराइल ने जो अपने देश की जो एयरलाइंस हैं उनके विमानों को अब बाहर भेज दिया है, यानी कि इजराइल को भी इस बात का डर है कि ईरान बड़ा अटैक कर सकता है, इसीलिए जो भी यात्री विमान हैं उनको इजराइल अपने देश से बाहर भेज रहा है, उसकी तैयारी चल रही है वहां पर। जी, ये करना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज आपको अपने एयरबेस को जो है उसकी सैंक्टिटी बना के रखना है। एयर स्पेस बहुत जरूरी होती है कि वहां पे अलग अलग एयरक्राफ्ट ना फ्लाई करें, क्योंकि कई बार रडार सिस्टम्स जो हैं, जबकि आइडेंटिफिकेशन के लिए फ्रेंड और फो सिस्टम है हर सिविल एयरलाइंस और फौजी एयरक्राफ्ट के पास, पर कई बार जो है भूल चूक में जो है वो जहाज गिर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ हुआ, किसी देश का जहाज गिरा या इजराइल का खुद का जहाज गिरा, तो वो एक अच्छी चीज नहीं होगी और उसको ठीक तरीके से नहीं देखा जाएगा। तो इसलिए उसकी सैंक्टिटी बनाने के लिए जो है सिविल के जहाजों को अलग भेजा हुआ है। सर, अभी अमेरिका का क्या आप रोल इसमें देख रहे हैं कि वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, या पीछे से अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, या फिर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है? क्योंकि अमेरिका भी ईरान को दुश्मन ही मानता है और ईरान भी अमेरिका को दुश्मन मानता है। देखिए, मैंने आप प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये 100% अमेरिका के सपोर्ट के साथ ये अटैक हुआ है जो ईरान के ऊपर हुआ है। बिना अमेरिकन सपोर्ट के जो है इजराइल ऐसे अटैक नहीं करेगा। इसमें अमेरिका शामिल ही है, क्योंकि जैसा आप अभी बोल रहे थे कि ईरान जो है वो अमेरिका का भी दुश्मन है, तो इस वजह से जो है अमेरिका 100% जो है वो सपोर्ट करता रहेगा इस चीज को। आगे जाके हो सकता है, अब वो अगर बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई, या तो अमेरिका उसमें कूद पड़ेगा इजराइल के सपोर्ट में, या दूसरा जैसे मैं बोल रहा था कि वहां पे जो देश हैं मिडिल ईस्ट के, वो गुहार लगाएंगे अमेरिका के कि सिचुएशन ठीक नहीं है और आप जो है अब मध्यस्थता करें, और इजराइल को भी, क्योंकि इजराइल जो है अमेरिका की सुनता है, दोनों आपस में दोस्त हैं। तो अगर जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में अपने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, और वो ऑब्जेक्टिव अचीव होने के बाद जो है जब ये रिक्वेस्ट आई पाकिस्तान की तरफ से, तो हमने थोड़े टाइम के लिए पॉज ले लिया कि हम जो है अभी आगे आक्रमण नहीं करेंगे और अभी हम यहीं पे वेट एंड वॉच हम कर रहे हैं। तो वैसा ही सिचुएशन इस लड़ाई में भी डेवलप हो जाएगा, जहां पे वेट एंड वॉच की सिचुएशन के ऊपर जो है ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल सर, और मुझे लग रहा है कि बाकी के जो देश हैं उनकी भी नज़र इस पर बनी हुई है, और इसीलिए एहतियाती तौर पर ऐसा दिख रहा है कि कई देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। इराक है, जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया, इन्होंने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए। उन्हें आशंका है इस बात की कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मिसाइल आकर उन विमानों को लग जाए। बिल्कुल, एक तो ये है, दूसरा वो अपने एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन जो है बनाना चाहते हैं, जिससे कि उसका इस्तेमाल ईरान ना कर पाए, क्योंकि अगर नो फ्लाई जोन है तो उसके ऊपर से जो है उनके जहाज जो है उड़ नहीं पाएंगे, और वैसे ही इजराइल के भी जहाज जो है वो ईरान की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो अपने खुद के एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए, और ये डी एस्केलेशन किसी तरह हो जाए, उसकी वजह से जो है इन्होंने नो फ्लाई जोन जो है अपने देशों के ऊपर घोषित किया है। ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिएगा। बस एक ब्रेकिंग और आ रही है, फिर मैं लौटता हूं आपके पास। बड़ी खबर यह है कि ईरान और इजराइल की जंग के बीच इसका सीधा असर हवाई उड़ानों पर पड़ा है। कई विमानों की आवाजाही पर असर पड़ा है। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट वापस लौट आई है। उड़ान के कुछ घंटे बाद ही इस फ्लाइट की वापसी हो गई है। AIC 129 फ्लाइट वापस लौट गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। तो ये मैंने आपको बताया था कि कई देश हैं जिन्होंने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, और अब ईरान और इजराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट का असर सीधे तौर पर जो विमानों का संचालन है उस पर भी पड़ रहा है।
एयर इंडिया की फ्लाइट 129 वापस लौट आई है। अजय जांडियाल इस वक्त मेरे सहयोगी साथ में जुड़े हैं। अजय, अब इसका असर विमान संचालन पर दिखने लगा है ईरान इजराइल के इस जंग का, क्योंकि अब ये जंग में ही तब्दील होती दिख रही हैं चीजें सारी। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रोहित। जिस तरीके से लगातार आप देखें तो अब जंग के हालात कहा जा सकता है, क्योंकि पांचवें राउंड की जो इस वक्त अपनी कार्रवाई है वो इजराइल अंजाम दे रहा है ईरान पर। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान और इजराइल के बीच में इराक और सीरिया दो ऐसी जो कंट्रीज पड़ती हैं जिनको इसमें काफी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में इन तमाम या आसपास के देशों में जो एयर ट्रैफिक है उसको टोटली बंद कर दिया गया है। इजराइल और ईरान ने जो है वो फ्लाइट्स तो बंद की हैं। भारत की भी कुछ फ्लाइट जो कि वहां जा रही थी उनको भी वापस जो है वो लौटा दिया गया है। तो इसका मतलब साफ है कि अब ये कहा जाए कि ये दोनों देश भी अब युद्ध में जो है वो भाग लेने लगे हैं, युद्ध में हो चुके हैं। और इजराइल, हमास, रशिया, यूक्रेन और उसके बाद अब ईरान, एक नया नाम जुड़ गया है। अब ईरान के साथ और कौन कौन जुड़ेगा, किस तरीके से आगे परिस्थितियां बदलेंगी, ये कहीं ना कहीं आगे काफी भयावह हो सकता है। अच्छा ब्रिगेडियर खन्ना, अभी एक और डेवलपमेंट आया है। खबर ये मिल रही है कि आईएईए ने ये कहा है कि इजराइल ने जो अभी अटैक किया था, अटैक तो था न्यूक्लियर साइट पर, लेकिन इससे वहां पर फिलहाल परमाणु ठिकाने पर कोई असर नहीं पड़ा है। क्या फिर से इजराइल कोशिश करेगा इन ईरान के जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है उसको निशाना बनाने की? जी, अब नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि एक बार स्ट्राइक हो चुकी है। तो ईरान अब ज्यादा एहतियात बरतेगा और वहां पे वो जो भी उनका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स है जो है उसको ज्यादा डिप्लॉय करके रखेंगे, क्योंकि ईरान को ये समझ आ गया है कि इजराइल के पास पूरी पुख्ता जानकारी है कि कहाँ कहाँ। ठीक है सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। ब्रिगेडियर